इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल केसेस की प्रोसीडिंग के बारे में कि सिविल केस कैसे चलते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि अदालत में केस फाइल करने के बाद क्या स्टेप उसमें आते हैं। सिविल केस आपको बता देता हूं कि सिविल केसेस वो होते हैं जो ज़मीन जायदाद से संबंधित होते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया है तो आप सिविल केस लगा सकते हैं। अगर मकान मालिक या किराएदार का कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी दुकान का कोई झगड़ा है, कुल मिला के ज़मीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी केसेस होते हैं ये सिविल केसेस होते हैं, सिविल मैटर होते हैं। अब इसमें एक तो सिविल केसेस में कभी भी सज़ा नहीं होती है, इसमें सिर्फ कंपनसेशन मिल सकता है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी प्रोसीडिंग बताऊंगा। सबसे पहले आप केस फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। अगर आपने कोई स्टे वगैरह लेना है तो जब भी आप कोई केस फाइल करते हैं सिविल सूट, तो स्टे की एप्लीकेशन आपने साथ में लगानी होती है, जैसे 39(1)(2) की एप्लीकेशन भी बोला जाता है। अगर स्टे नहीं लेना है आपने तो सिंपल आपने सिविल सूट जो केस आपने दायर करना है वो लगाना है, जैसे पोजेशन वगैरह का है। अगर स्टे एप्लीकेशन साथ में लगाई हुई है तो आपको हमेशा कोर्ट की तरफ से शॉर्ट डेट मिलेगी, 5 या 7 दिनों की या 10 दिनों की, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, और नोटिस जाता है दूसरी पार्टी को। नहीं तो अगर आपने सिंपल लगाया है तो फिर आपको लंबी डेट मिलेगी। सिंपल सिविल सूट में आपको हो सकता है महीने की डेट भी मिल जाए, 2 महीने की भी डेट मिल जाए, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सिंपल सिविल सूट हैं जिसमें स्टे एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है। दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगा। अगर तो नोटिस सर्व हो गया, दूसरी पार्टी अगर पेश हो गई तो बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरी पार्टी पेश नहीं होती है तो फिर उनकी मुनादी की जाती है या पब्लिकेशन की जाती है, और उसके बाद एक्स पार्टी कर दिया जाता है। एक्स पार्टी का मतलब होता है कि एक तरफा प्रोसीडिंग चल पड़ती हैं। अगर दूसरी पार्टी पेश नहीं हो रही है, कोर्ट ये मान लेता है कि दूसरी पार्टी को हर तरीके से इन्फॉर्म किया गया लेकिन वो जानबूझ के कोर्ट में पेश नहीं हुई दूसरी पार्टी, तो इसलिए अब एक तरफा प्रोसीडिंग चलेंगी। अब सिर्फ एक ही पक्ष जो है वो कोर्ट में आएगा और अपनी बात रखेगा। अगर पेश हो जाता है, जो दूसरी पार्टी है वो पेश हो जाती है नोटिस मिलने के बाद, तो फिर क्या होता है कि उसको रिटन स्टेटमेंट, जवाबी दावा जिसको बोलते हैं, रिटन स्टेटमेंट देनी होती है, जिसको जवाबी दावा भी बोला जाता है। और रिटन स्टेटमेंट को देने के लिए जो कोर्ट है 30 दिनों का टाइम देता है। सीपीसी के अंदर ये रूल है कि 30 दिनों के अंदर आपने रिटन स्टेटमेंट, जवाबी दावा फाइल करना है। अगर 30 दिनों के अंदर नहीं जवाबी दावा आया तो उसके बाद 60 दिन फिर से एक्स्ट्रा मिलते हैं, 60 डेज़ फिर से मिलते हैं। टोटल कुल मिलाकर 90 दिनों के अंदर आपने जवाबी दावा हर हालत में देना होता है। रिटर्न स्टेटमेंट आपने जो है वो फाइल करनी होती है, जो जवाबी दावा होता है। उसके बाद अगली प्रोसीडिंग की बात कर लेते हैं। उसके बाद जब रिटर्न स्टेटमेंट आ जाता है डिफेंडेंट की तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से, तो जिसने दावा लगाया होता है, अगर उसको लगता है कि रिटर्न स्टेटमेंट में, जवाबी दावे में ऐसी कोई बात है जिसका ज़िक्र प्लेंटिफ को, जिसने केस लगाया, उसको अपने दावे में करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया, तो उसके लिए वो रीजॉइंडर दे सकता है। कोर्ट उसको एक मौका देती है रीजॉइंडर देने का, जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन प्लेंटिफ की तरफ से आ सकती है अगर उसको लगता है। अगर नहीं देना है तो भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कोर्ट क्या करती है, इशू फ्रेम करती है। इशू फ्रेम का मतलब होता है कि जवाबी दावे में और दावे में ये देखा जाता है कि मेन लड़ाई झगड़े का कारण क्या है, इशू क्या है दोनों पार्टीज़ का। तो उसमें इशू फ्रेम होते हैं, ये 5-6 पॉइंट्स होते हैं कि इन पॉइंट्स पे ही लड़ाई का जो मेन कारण है, झगड़े का मेन कारण है, और उसके बाद केस जो है वो एविडेंस पे चला जाता है। एविडेंस सबसे पहले प्लेंटिफ एविडेंस होती है, जो जिसने दावा लगाया होता है, जिसने सिविल सूट फाइल किया होता है, सबसे पहले उसका जो है एविडेंस होता है, उसको मौका दिया जाता है अदालत की तरफ से अपना एविडेंस देने का, अपनी गवाहियाँ पेश करने का, अपने सबूत पेश करने का। ये सीपीसी के हिसाब से 3 मौके होते हैं, इसमें 3 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं प्लेंटिफ के पास। हालांकि अदालत ज़्यादा मौके दे देती है। और उसके बाद फिर जब प्लेंटिफ एविडेंस ख़त्म हो जाता है फिर डिफेंडेंट एविडेंस शुरू हो जाता है।
जिसके खिलाफ़ केस हुआ है उसको भी 3 मौके मिलते हैं अपना एविडेंस पेश करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीडिंग की बात कर लेते हैं। उसके बाद जब डिफेंडेंट का जो एविडेंस है वो आ जाता है और अगर प्लेंटिफ को लगता है कि उसने एविडेंस में कुछ ना कुछ जो डिफेंडेंट के द्वारा एविडेंस दिया गया उसमें कुछ ऐसी बात कही गई है कि जिसका उसको जवाब ज़रूर देना चाहिए, तो फिर एक मौका रिबटल एविडेंस का भी मिलता है प्लेंटिफ को रिबटल एविडेंस देने के लिए। तो रिबटल पर चला जाता है केस और रिबटल एविडेंस के बाद क्या होता है कि आर्गूमेंट होती है, आर्गूमेंट पे चला जाता है केस। आर्गूमेंट आप रिटन आर्गूमेंट भी दे सकते हैं या ऑरल आर्गूमेंट भी दे सकते हैं। और आर्गूमेंट के अंदर हमेशा अपने जो आपके हित की बातें हैं वो ही करनी होती हैं, जिसमें केस आपके फेवर में जाए वो ही आर्गूमेंट्स आपने करनी होती हैं। और रिटन भी हो सकता है और ये ऑरल भी हो सकता है। तो फाइनल आर्गूमेंट के बाद जो है जजमेंट आती है। तो ये पूरी प्रोसीडिंग है सिविल केस की। स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप वीडियोज़ में, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।